सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार करने उत्तराखंड पहुंचे सीएम योगी ने भरी हुंकार। रोड शो के बाद जनसभा को किया संबोधित। उपचुनाव को लेकर बोले सीएम योगी, सीएम धामी जीतेंगे चुनाव। नैनीताल के डीएसबी कॉलेज में 17वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया प्रतिभाग। छात्र छात्राओं को दी गई उपाधि। चार धाम यात्रा में 23 दिन के भीतर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख के पार। गढ़वाल आयुक्त ने व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। गढ़वाल आयुक्त अधिकारियों को दिया निर्देश। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या को लेकर पुलिस प्रशासन ने की तैयारियां। गंगा स्नान में भारी संख्या में लोगों के आने की जताई जा रही है संभावना। पिथौरागढ़ में चल रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के दफ्तर में जिला अधिकारी आशीष चौहान ने किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों के बाद जिला अधिकारी ने की कार्रवाई की बात। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, प्रचार जोर पकड़ रहा है। स्टार प्रचारक के तौर पर शनिवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर जो कि पहुंचे, और इस बीच यहां पर आबूदादी की चंपावत विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रचार गरमाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टनकपुर पहुंचे, जहां दोनों ही सीएम का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। आबूदादी के उपचुनाव को लेकर सीएम धामी ने रोड शो किया। सीएम धामी के समर्थन में रोड शो करने के बाद सीएम योगी सहित तमाम बीजेपी नेता जनसभा स्थल पहुंचे। जनसभा स्थल पर पहुंचते ही लोगों ने योगी योगी के नारे लगाने शुरू कर दिए, और आबूदादी के मुख्यमंत्री धामी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे सीएम योगी के रोड शो के दौरान बुलडोजर फिर से छाया रहा, और सीएम योगी ने भी लोगों का अभिवादन इस दौरान स्वीकार किया। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और साथ ही साथ सीएम धामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत और आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व और जनता के आशीर्वाद से मुझे दोबारा देवभूमि की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यूपी में हम हर दिन अपराध की खबरें सुनते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया कि अपराधी अब कांपते हैं, और कहा कि हर गलत काम पर सीएम योगी का बुलडोजर चलता है। धामी ने यह भी कहा, यूपी की तरह उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा, और महाराज के बुलडोजर का असर उत्तराखंड में भी होगा। और सीएम ने चंपावत की जनता से 31 मई को भारी संख्या में मतदान करने के लिए मतदान स्थल तक पहुंचने की अपील की। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए 2/3 बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं, और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब
चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं कि आप सब लोग कह रहे हैं, महाराज जी सब कह रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूं कि अभी जीतेंगे तब जब आप सब लोग जाएंगे, नहीं तो एक बाबा जी ने एक बार एक भंडारा किया और उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से एक लोटे में दूध लेके आना और उस दूध से जो है भंडारे का प्रसाद बनेगा, खीर बनेगी। और क्या हुआ, एक ने सोचा, मन में विचार आया कि अरे सब तो दूध लेके जाने वाले हैं और मैं पानी लेके चला जाता हूं। एक के मन में नहीं आया ये विचार, सबके मन में आ गया। और जब जो है उसका ढक्कन खोला गया, महाराज जी ने कहा कि जो है बाबा जी ने कि ये खीर बनाने के लिए दूध लाओ। जब ढक्कन खोला गया तो देखा तो उसमें पानी पानी निकला। इसलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि आप लोग सोचोगे कि अरे भाई सब तो वोट देने जा ही रहे, धामी जी इस बार जीत ही रहे, तो पता लगा कि सभी लोग घर में रह गए और वोटिंग प्रतिशत ही बहुत कम हो गई। ये 2 तारीख, ये 31 मई का जो दिन है, ये दिन हमारे पूरे विधानसभा के लिए ये एक उत्सव का दिन होना चाहिए। और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वोटिंग होगी। तो आप लोग कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए कि दबाते 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 शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर चला जाए। और 3 तारीख को जिस दिन मतगणना हो, उस दिन जब वो बक्सा खुले, ईवीएम मशीन खुले, तो ईवीएम मशीन में से कमल की लड़ियां कमल की झड़ियां निकले। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार सीधे मौजूद हैं। तो कृष्णा, यहाँ पर चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस बीच यहाँ पर नेताओं की ओर से जोर आजमाइश लगातार चल रही है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर पहुंचे, जनसभा को संबोधित भी किया। बिल्कुल संभव। देखिए, चंपावत विधानसभा में उपचुनाव चल रहे हैं, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम कह सकते हैं कि चुनाव प्रचार के लिए अब से महज 24 घंटे का समय बचा है, क्योंकि कल शाम 4 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के मूल निवासी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार लगभग 10 बजे जो है वो टनकपुर पहुंचे, हेलीपैड पे उतरे और हेलीपैड से जो है गांधी मैदान तक, जहां से उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, वहां पे वे रोड शो करते हुए जो है गांधी मैदान पे पहुंचे। इस दौरान हमने देखा रोड शो में जो उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और चंपावत विधानसभा की जनता में देखा गया, वह आज से पहले कभी ऐसा देखने को नहीं मिला कि योगी आदित्यनाथ एक तो पहली बार टनकपुर पहुंचे हैं और इतना बड़ा रोड शो का आयोजन किया गया था, जिसे देख खुद योगी आदित्यनाथ जो है गदगद हो गए, क्योंकि चंपावत की जनता ने काफी समय से ही हामी जो है वो धामी के लिए भर रखी है, जिसके बाद उन्होंने जनसभा स्थल पर वो पहुंचे, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और साफ कहा है कि धामी उत्तराखंड में भाजपा के साथ बेहद जरूरी है। जो लक्ष्य लिया है उत्तराखंड को 2025 तक अग्रणी राज्यों में शामिल करने का, उसको धामी एकदम पूरा कर पाएंगे। आप सभी लोगों को धामी के लिए वोट करना होगा, क्योंकि हम भी मुख्यमंत्री जो है वो उत्तराखंड का धामी को ही देखना चाहते हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए धामी बिल्कुल जरूरी है, खासकर युवाओं के लिए भी उन्होंने बोला है कि जो कोई भी सरकार पिछले 21 वर्ष से नहीं कर पाई थी, वे धामी ने महज 6-7 महीने में ही कर दिखाया है। तो ये सभी बातें कहकर जो है जनता को संबोधित जो है योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसके बाद वे दोबारा लखनऊ के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन आज जो जनसभा में जनसलाप देखा गया है, वह एक अलग ही जीत के लिए धामी की हामी भरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि धामी की जितनी भी जनसभाएं हो रही है पिछले जब से चुनाव प्रचार की संख्या लागू हुई है, और हमने देखा है कि हर एक में जनता जो है वो बढ़ चढ़कर पहुंची है। चाहे हम चंपावत की अगर बात करें तो खासकर उसका काफी ऐसा क्षेत्र भी है जो सीमांत देश जो है नेपाल से भी लगा हुआ है। तो ऐसे तमाम गांव थे जहां पे कांग्रेस का गढ़ भी उन क्षेत्रों में कहा जाता था, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनकी तरफ से निर्मला घेतोड़ी हो, तो उनकी जो पकड़ थी वो सीमांत क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी थी। लेकिन धामी की जो भी जनसभाएं हुई हैं, चाहे हम बात करें पूर्व विधायक कैलाश घेतोड़ी की, तो उनमें आम समर्थन जो है वो धामी के लिए देखा गया है। और बड़ी बात कांग्रेस के लिए ये रही कि कांग्रेस छोड़कर कई नेता और पदाधिकारी कांग्रेस के जो है धामी की जनसभाओं में उन्होंने भाजपा की सदस्यता भी ली धामी के सामने। तो एक तरीके से और प्लस पॉइंट जो हो जाता है बीजेपी के लिए जीतने के लिए, क्योंकि अब महज 24 घंटे का समय बचा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास कि अपने चुनाव प्रचार जो है वो जनसभाएं संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद वे घर घर जाकर ही आम जनता से वोट की अपील कर पाएंगे। संभव
और कृष्णा, यहाँ पर तो तैयारियां चल रही हैं बीजेपी की, कांग्रेस की स्थिति क्या है? और साथ में साथ आप ये भी बताइए कि चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर जो की गई हैं, कितने बूथ यहाँ पर बनाए गए और किस तरह की तैयारियां चुनाव को लेकर हुई हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनाव में हमें मुस्तैद दिखी है काफ़ी। जब चुनाव की घोषणा जब चुनाव आयोग ने करी थी, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी जो है एक्टिव मोड में आई थी। उसके बाद जो है धामी ने नामांकन भी किया। नामांकन वाले दिन से आज तक जो है वो जनसैलाब धामी के साथ देखा गया है, चाहे उन्होंने रोड शो किया हो, चाहे वो डोर टू डोर प्रचार करने किसी मोहल्ले या ग्रामीण क्षेत्र में गए हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी की, तो उनके साथ से पहले दिन ही देखा जा रहा है कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जो है उनके साथ खड़ा होता हुआ उतर नहीं आ रहा था। जिसके बाद तमाम जो है किरकिरी झेलने के बाद तमाम पदाधिकारी जो है कांग्रेस के, हालांकि मैदान में तो कूदे, लेकिन उनकी जनसभाएं जो है वो देखी नहीं जा रही है। खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत में जो है चंपावत में पिछले 3 दिनों से कूदे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के साथ जो है कमान वहां पे संभाली हुई है, लगातार जनता के बीच दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जो है दिलचस्पी नहीं देखी जा रही है कि कांग्रेस को वो वोट करे। क्योंकि एक तरीके से देख सकते हैं कि चंपावत की जनता को हम लालच भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री अगर हमारी विधानसभा सीट से जीतते हैं तो हमारी विधानसभा के साथ साथ जो है और प्रदेश का भी जो है चहुमुखी विकास होगा। क्योंकि चंपावत की जनता के साथ जब कैलाश घेतोड़ी ने बैठक करी थी, सीट छोड़ने का राय मशूरा उनके साथ किया था, तो सभी लोगों ने धामी के लिए हामी भरी थी। और उसके बाद ही कैलाश घेतोड़ी ने कहा था कि चंपावत से अगर मुख्यमंत्री लड़ते हैं और यहाँ से जीतते हैं तो चंपावत का विधानसभा का बात करें तो सीमांत क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे तमाम काम ऐसे हैं जो चहुमुखी विकास होंगे जो अब तक नहीं हो पाए हैं। क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी देखा था जुलाई के बाद जो एक तरीके ग्रीष्मकालीन आपदा जो अपने नैनीताल क्षेत्र में आई थी, कुमाऊं का काफ़ी क्षेत्र जो है उससे प्रभावित हुआ था, लेकिन उसके बाद धामी ने जिस तरीके से पूरा का पूरा कंट्रोल किया था, आपदा राहत पैकेजों की बात करें, चाहे हम राहत सामग्री की बात करें, चाहे हम पूर्ण निर्माण कार्यों की बात करें, तो ऐसे में तमाम कार्यों को धामी ने जोड़ दिया था। और पूर्ण निर्माण कार्य जो है वो अब तक काफ़ी ज़्यादा हो भी चुके हैं, जिस वजह से अब जनता का विश्वास जो है वो धामी पर ही दिखा जा रहा है। अगर इसके अलावा बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली, अपने रिटर्निंग ऑफिसर भी तैयार कर लिए। बूथ की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र से शहर तक जो है उनके बूथ भी तैयार हो चुके हैं। अब इंतजार 31 तारीख के हैं। 31 तारीख सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो मतदान चलेगा संभव। जी चलिए कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए। तो तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बीच यहाँ पर वहीं दूसरी ओर यहाँ पर जो चुनावी प्रचार का प्रसार का वो जो दौर है वो लगातार अभी जारी है और कल शाम तक यहाँ पर जो कि इस पर अभी आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद यहाँ पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरोवर नगरी नैनीताल के डीएसबी कॉलेज में 17वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि इसमें प्रतिभाग करने पहुंचे। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इसमें शामिल हुए और दीक्षांत समारोह में राज्यपाल और साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री ने शैक्षणिक सत्र 2019-20 और साथ ही 2020-21 के सामान्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के स्नातक और परास्नातक स्तर के कुल 58,640 विद्यार्थियों को उपाधियां यहां पर प्रदान की। समारोह में जहां 410 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, वहीं स्नातक और परास्नातक कक्षाओं में उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले 115 विद्यार्थियों को मेडल और 5 विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार दिए गए। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने सभी उपाधि और साथ ही मेडल धारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा का सही उपयोग तभी संभव है जब वो जानकारी प्रयोगशालाओं से खेतों तक और कक्षाओं से गांव तक पहुंचे। राज्यपाल ने कहा कि बेहद हर्ष का विषय है कि 120 में से 95 गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए, जो ये साबित करती है कि वे किसी से कम नहीं है। इससे ये पता चलता है कि बेटियां कितनी विशिष्ट क्षमताओं से युक्त हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की नारी शक्ति अलग ही नेतृत्व क्षमता से युक्त है। उनके बड़े योगदान से हमारे देश और विदेश का मान सम्मान बढ़ा। राज्यपाल ने उपस्थित छात्र छात्राओं से अपील की वे किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, लेकिन गांव में रहने वाली मातृ शक्ति के जीवन को उन्नत और साथ ही सरल बनाने में अपना योगदान अवश्य दें। चारधाम यात्रा में 23 दिन के भीतर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है और केदारनाथ के साथ यहां पर बद्रीनाथ धाम में 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन अब तक कर चुके हैं। चारधाम यात्रा में आपको बता दें कि ज्यादा श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिससे व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई। इसी कड़ी में गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हालांकि दोनों ही आला अफसर व्यवस्था सुचारू होने का दावा तो कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के लिए सभी आवश्यक इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने अधिकारियों को कैंपस में साफ सफाई से लेकर बसों की व्यवस्था भी पुख्ता रखने के निर्देश दिए। वहीं आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित करने से दिक्कतें बढ़ी हैं।
सरकार और प्रशासन के आला अधिकारियों का कहने की क्षमता के मुताबिक ही धामों में प्रवेश की इजाजत है। ऐसा नहीं करने से अव्यवस्थाएं बढ़ने की आशंका है, जबकि विभिन्न राज्यों से दर्शन के लिए पहुंचे तीर्थ यात्री कभी रजिस्ट्रेशन तो कभी बस न मिलने की वजह से परेशान हैं। वहीं ज्यादा यात्री आने से किसी यात्री को बस नहीं मिल रही है तो किसी को ठहरने का ठिकाना नहीं मिल रहा है। धामों में दर्शन की निर्धारित संख्या ने सरकार से लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। वहीं गढ़वाल डीआईजी करण सिंह नगरनियाल ने पुलिस की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था पर संतोष जाहिर किया। यात्रियों से विनम्र अपील की है कि कहा कि रजिस्ट्रेशन के तत्काल बाद वो धामों का रुख ना करें, बल्कि पंजीकरण के कुछ दिन बाद वो यात्रा पर निकलें। पर्याप्त मात्रा में लगाई गई है, हमारी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा इस बार डिप्यूट किया है। लेकिन हो क्या रहा है अमूमन कि रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, लेकिन जितने रजिस्टर्ड है 8-10 दिन पूर्व ही चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। अभी तक ये था कि रजिस्टर्ड लोग ही जा पाएंगे, तो 8-10 दिन पूर्व जा रहे, तो अनायास ही भीड़ वहाँ बढ़ जा रही 4 धाम क्षेत्रों में। अब ये रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि केवल 4 दिन पूर्व वाले ही जा पाएंगे, उससे पहले के जो यहीं रोके जाएंगे ऋषिकेश में। इसलिए मेरा अपील है कि रजिस्टर्ड करा के 8-10 दिन पूर्व ये सोचे कि हम 4 धाम क्षेत्रों में जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। ये मेरी ओर से सबसे जितने भी श्रद्धालु है, तीर्थ यात्री है, उससे ये विनम्र निवेदन है, ताकि वहाँ की जो जाम अनावश्यक बढ़ रही है, अव्यवस्थाएँ हो रही है, इस तरह की चीज़ों से बचा जा सके। जो रजिस्टर्ड है और 3-4 दिन के भीतर वाले हो वही जा पाए, ये कहना है मेरा। साथ ही एक और बात मेरे संज्ञान में आया है कि किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा रजिस्ट्रेशन में हेर फेर करके तिथियों में एडवांस डेट डाला जा रहा है। इस समय 4 धाम यात्रा पूरे तीव्रता के साथ चल रही है और अभी तक चारों धामों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आगे भी जैसे अभी हमें बताया गया 3 जून तक सभी जो हमारा कैपेसिटी है, जिस हिसाब से पंजीकरण होता है, वो कैपेसिटी पूर्ण हो चुकी है। आगे भी बहुत कम संख्या में उपलब्धता है और पंजीकरण पूरा हो चुका है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आगे आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे और धामों में सभी तरह की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और हमारा प्रयास है कि जितनी वहाँ सीमित संसाधन हैं उनके अंतर्गत श्रद्धालुओं की यात्रा सुविधापूर्वक हो। चलिए बढ़ता आगे, जहां पर खबर उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार से है, जहां पर आपको बता दें कि सोमवती अमावस्या के स्नान को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली और जिसको लेकर ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी और साथ ही एसएसपी की तरफ से ब्रीफिंग की गई, जिसमें हरिद्वार में होने वाले सोमवती अमावस्या स्नान के लिए यातायात और साथ ही भीड़ नियंत्रण करने को लेकर जिला अधिकारी और साथ ही एसएसपी ने पुलिस बल को स्नान को लेकर ब्रीफ किया। वहीं पूरा मेला क्षेत्र जो कि 5 सुपर जोन और साथ ही 16 जोन के साथ 39 सेक्टर में बांटा गया। जिला प्रशासन से आशंका जो कि जताई जा रही है कि भारी संख्या में लोग हरिद्वार में गंगा स्नान करने पहुंचेंगे। वहीं जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए मौलिक आवश्यकताएं दुरुस्त कर ली गई और मेले का जो मेला लगेगा यहाँ पर मेले को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मैं आपको बता दें कि एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिला ट्रैफिक प्लान बनाया गया। 29 मई रात से लागू होने वाला ये प्लान भारी वाहनों का हरिद्वार में प्रवेश वर्जित होगा। आज जो सोमवती अमावस्या है परसों, उसको लेकर पूरे जो पुलिस फोर्स है उसकी यहाँ पर ब्रीफिंग की गई थी और पूरे एरिया को हमने 5 सुपर जोन में 16 जोन्स में और 39 सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है, जिसमें कि अपर पुलिस अधीक्षक और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगाए गए हैं। और एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान बनाया गया है जिसको कि हमने जारी भी किया है। जो मोटा उसका अगर हम सिद्धांत माने तो यह है कि जिन लोगों को स्नान के लिए नहीं आना है या जिनको अन्य स्थानों पर जाना है उनको शहर के अंदर प्रवेश अनावश्यक न करें, वो या जो हाईवे है उससे निकल जाएंगे। फोर्स कहाँ से आया सर नाम को लेकर? यहाँ पर हमारा अन्य जनपदों से, कुमाऊं से और गढ़वाल के अन्य जनपदों से भी हमारे पास पुलिस फोर्स मिला है। सर कब से लागू होगा सर ट्रैफिक प्लान? हमारा जो ट्रैफिक प्लान है वो कल से हमारा लागू हो जाएगा। आज हमारा फोर्स डिप्लॉय हो जाएगा और कल से जैसे ही हमारे भीड़ बढ़ती है हमारा ट्रैफिक प्लान लागू हो जाएगा। पूरे मेला क्षेत्र में कितना फोर्स तैनात किया गया?
करीब 700 से अधिक पुलिस कर्मचारी और 6 कंपनी पीएसी तैनात की गई है। सर जैसे कोरोना के बाद 2 साल बाद ये नाहन पड़ रहा है, कितना अनुमान लग रहा है, कहाँ पे जाती है, बाकी स्टेट से भी कोई बात हुई है सर? हाँ, हमारा अनुमान यह है कि इसमें करीब 50 लाख के आसपास या इससे अधिक यात्री आने की संभावना है, और विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यहाँ तक कि गुजरात से भी हमको सूचनाएं मिली हैं कि वहाँ से भी लोग इसके लिए आ रहे हैं। देखिए 30 तारीख को जो सोमवती अमावस्या का स्नान पर्व है उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, और आज पुलिस और प्रशासन की तरफ से एक संयुक्त बैठक की गई थी जिसमें ड्यूटी पर जिन लोगों को लगाया गया है उन सभी की ब्रीफिंग की गई थी। इस पूरे क्षेत्र को 13 जोन और 38 सेक्टर में बांटा गया है, और हर जोन में वरिष्ठ अधिकारी और सेक्टर में भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे अधिकारियों को लगाया गया है। हम सभी का प्रयास ये है कि मेला सकुशल एवं शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से संपन्न हो, श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम लोगों ने इस बार जो आमतौर पर पूछा पाया केंद्र में जो लोग भटक जाते थे वो केवल सीसीआर में था, उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं 3 अन्य स्थानों पर, रूड़ी बेलवाला, पंद्वीप और बैरागी कैंप में भी इसका एक बना रहे हैं हेल्प डेस्क। वो एक तरीके से लोगों के लिए इंक्वायरी ऑफिस का भी काम करेगा। यदि किसी श्रद्धालु को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो वहाँ पूछताछ भी कर सकता है। सभी पार्किंग में हमारे टॉयलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था, जो हमारे मोबाइल टॉयलेट हैं वो भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ ड्रिंकिंग वाटर की भी व्यवस्था की जा रही है। पूरा प्रयास हमारा ये है कि किसी तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। पिथौरागढ़ में चल रहे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के दफ्तर में जिलाधिकारी आशीष चौहान की तरफ से औचक निरीक्षण किया गया। काफी समय के बाद आबूदादी की जिलाधिकारी को शिकायतें आ रही थी कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों से उनकी सैलरी से आला अफसर की तरफ से कुछ पैसा मांगा जा रहा है। साथ ही कर्मचारियों का आरोप है अगर पैसा नहीं दिया जाता तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। जिलाधिकारी ने शिकायत का संज्ञान लिया, औचक निरीक्षण किया और जो यहाँ पर कमियां पाई गई उस पर वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही गई। और आबूदादी के औचक निरीक्षण में जिलाधिकारी ने बहुत सारी कमियां भी पाई, जिसके बाद जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर के संबंध में मुझे एक शिकायत मिली थी कि जो आउटसोर्सिंग के थ्रू रखे जाने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी में से कुछ हिस्सा इनके मैनेजर लेते हैं। तो इस संबंध में मैंने यहाँ पे अभी एक औचक निरीक्षण किया और उसमें कई सारी खामियां मुझे दिखी हैं। जी सर, ये सही है कि हमारी सैलरी से कुछ पैसा हमसे मांगा जाता है। अगर उसके तौर पर अगर हम ना दें तो हमारी सैलरी आधा होगी या हमको यहाँ से हटा दिया जाएगा, ये हमसे बोला जाता है। सर मैं यहाँ पे सीसीटीवी ट्रेनर था, तो 23 को मैम ने बोला कि मुझसे कि आपकी जो सैलरी आई है उसमें से जो मतलब 6 दिन की आई थी, तो उन्होंने कहा 330 रुपये के हिसाब से आपकी सैलरी है, बाकी जो भी होगा वो आप मुझे देंगे करके। तो मैंने साफ मना कर दिया कि मैं अपनी सैलरी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो हमारे अकाउंट पर आता है वो भारत सरकार के थ्रू ही आता है, ताकि बीच में कहीं पर कोई दिक्कत ना रहे और सीधे ट्रेनर के पास पहुँच जाए सैलरी। तो मैंने नहीं दिया तो मैम ने सीधे बोला कि कल से आप मत आइएगा, आपको जॉब से निकाला जाता है। उत्तराखंड में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। 31 मई का उपचुनाव होना है यहाँ पर, और ऐसे में चंपावत का उपचुनाव एक तरफा माना जा रहा है। चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी मैदान में है, तो वहीं सीएम धामी को टक्कर देने के लिए निर्मला गहतोड़ी चंपावत से अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। मुकाबला बीजेपी के मजबूत संगठन से है, लिहाजा कांग्रेस टीम की प्रतिष्ठा भी अब दांव पर है। ये खास रिपोर्ट देखिए। चंपावत उपचुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। बता दें कि 31 मई को उपचुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता लगातार चंपावत में सक्रिय हैं। इस बीच कांग्रेस ने भी अपने उन 100 करीब नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ पदाधिकारियों की टीम चुनावी रण में उतार दी है। सीएम धामी लगातार चंपावत में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। उपचुनाव के चलते 31 मई को अवकाश रहेगा। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से आदेश जारी हो गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के चलते 31 मई को सभी सरकारी, अशासकीय कार्यालय, शिक्षण संस्थान, अर्ध निकाय, वाणिज्य प्रतिष्ठानों में अवकाश रहेगा, ताकि उपचुनाव को सही तरीके से संपन्न कराया जा सके। महाराज जी सब कह रहे जीत रहे हैं। मैं इनसे कह रहा हूँ कि अभी जीतेंगे तब जब आप सब लोग जाएंगे, नहीं तो एक बाबा जी ने एक बार
एक भंडारा किया और उन्होंने कहा कि सब लोग अपने अपने घर से एक लोटे में दूध लेके आना और उस दूध से जो है भंडारे का प्रसाद बनेगा, खीर बनेगी। और क्या हुआ, एक ने सोचा, मन में विचार आया कि अरे सब तो दूध लेके जाने वाले हैं और मैं पानी लेके चला जाता हूँ। चंपावत में अपनी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को सीएम के सम्मान में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। अब अगर मैदान में उतर ही गए हैं तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व पता लग जाएगा। तो वहीं सीएम भी लगातार चंपावत विधानसभा में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता के बीच लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जनसंपर्क के दौरान डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सादगी और विनम्रता को क्या नाम दें। Z+ सिक्योरिटी होते हुए भी मुख्यमंत्री आम इंसान की तरह जनता के साथ चल रहे हैं। बहरहाल चंपावत चुनाव धीरे धीरे चरम की तरफ बढ़ रहा है और भाजपा अपने मजबूत संगठन के दम पर जीत का दावा कर रही है और ऐसे में कांग्रेस की विशेष टीम क्या गुल खिलाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे रामनगर की, जहां पर रामनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि 3 दिन पहले अज्ञात चोरों ने एक वेल्डिंग वर्कर की दुकान से चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि 24 मई की रात पीड़ित युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी। उसकी दुकान का अज्ञात चोरों ने ताला तोड़ा, दुकान में रखा काफी सामान चोरी कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही साथ चोरों के पास से चोरी की हुई गाड़ी बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। देखिए, दिनांक 24 तारीख को हमारे यहाँ वाली सगीर अहमदी ने थाना हाजापुर मुकदमा लिखा है कि रात को अज्ञात चोरों द्वारा उसकी दुकान से जो है सामान चोरी कर लिया गया है। हमारे द्वारा तुरंत उसमें FIR दर्ज की गई और जांच की गई है। आज हमारे द्वारा उक्त वारदात में शामिल कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोग मतलब वारदात में शामिल हैं। उन्होंने वारदात में चोरी की है और जो वारदात में प्रयुक्त वाहन है वो बरामद कर लिया, सारा सामान बरामद हो गया है तथा उक्त वारदात को खरीदने वाले व्यक्ति को भी हमने गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।